हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं शैली और हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं अपना पेपर नंबर 4 जो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी कि स्वयं की समझ। स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग सेल्फ जो हम पेपर पढ़ रहे हैं, इसमें हम अपनी पहली यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लोरेशन इनटू सेल्फ, यानी कि हर व्यक्ति की स्वयं में अपने आप में खोज या अपनी यात्रा, जिससे कि वो अपने आप के एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए प्रयास कर सके। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है व्यक्ति की एक आत्म पहचान का निर्माण करना, अपने आप से व्यक्ति की पहचान होना, सेल्फ आइडेंटिटी, जिसमें कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को जान सके, अपने गुणों को, अपने दोषों को, अपनी क्षमताओं को, अपनी लिमिट्स को जान सके, अपने इंटरेस्ट्स को जान सके। और ये सब जो काम हम कर रहे हैं, इन सबको जानकर क्या होगा? इन सबको जानने के बाद व्यक्ति के अंदर एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन की आदत, या ये कह सकते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्म अवलोकन, एक इस प्रकार की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति अपने आप को, अपने स्वयं को जानने लगता है, समझने लगता है, अपना अवलोकन करके अपने बारे में अच्छे और बुरे निर्णयों को ले सकता है। और इसी दृष्टि से वो अपने किए हुए कामों के लिए, अपने लिए हुए निर्णयों के लिए बिल्कुल सही अपने परफॉर्मेंस दे सकता है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए, या एजुकेशन फील्ड में हम जब इनको पढ़ते हैं, इन सभी को पढ़ते समय एक बात हमेशा हम देखते हैं कि हर एक छात्र अपने शिक्षक को अनुकरणीय मानता है, उसका अनुसरण करने का प्रयास करता है, क्योंकि छात्रों के लिए, छात्रों के मन में उनके शिक्षकों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, वो काम या उनका जो व्यक्तित्व है, सदैव ही वो एक आकर्षण का विषय बना हुआ रहता है। और वो जो कुछ भी कर रहे हैं, छात्र अपने जीवन में उसको क्या करने का प्रयास करते हैं? फॉलो करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि अपने जीवन में हम हमेशा किसी न किसी व्यक्ति का अनुकरण करते हैं, जिसके व्यक्तित्व को हम पसंद करते हैं, उसके गुणों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में भी स्थान देना चाहते हैं। और ये तो हमारी परंपरा ही रही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, या समाज के क्षेत्र में, या धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रत्येक अलग अलग क्षेत्रों में से किसी भी व्यक्ति को अगर देखते हैं और उसके काम की अगर हम अप्रिसिएशन करते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों को उस क्षेत्र के आदर्श के रूप में मान लेते हैं। और ये जो आदर्श व्यक्तित्व हैं, हमारे दिमाग में एक छवि के रूप में रहते हैं कि कहीं ना कहीं हम उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर ये देखा जाता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कि गुणों को या उसके कार्यों का अनुसरण व्यक्ति अपने जीवन में करना चाहता है। ऐसे व्यक्तियों को नाम दिया रोल मॉडल। रोल मॉडल यानी कि अनुकरणीय आदर्श व्यक्ति। ये नाम या ये कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले इस कंसेप्ट को देने का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट के मर्टन को। रॉबर्ट के मर्टन कौन थे? रॉबर्ट के मर्टन एक समाजशास्त्री थे, जिन्होंने अपने व्यावसायिक क्षेत्र में कुछ ऐसे लोगों को, जिनके की कार्यों को वो काफ़ी पसंद करते थे, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को बहुत सटीक मानते थे, उनको अपने लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित किया और उन्हें संज्ञा दी रोल मॉडल की, कि यदि व्यक्ति उनका अनुकरण करे
तो निश्चित ही उसको क्या मिल सकती है, सफलता। इस तरह से उत्पत्ति हुई इस शब्द की, जिसे हम कहते हैं रोल मॉडल या अनुकरणीय आदर्श व्यक्तित्व। अब ये अनुकरणीय आदर्श व्यक्तित्व है, इस कंसेप्ट का शिक्षा में क्या स्थान है। जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया कि प्रत्येक छात्र अपने शिक्षक को अनुकरणीय मानता है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे के मन में शिक्षक एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में या रोल मॉडल के रूप में स्थान रखता है। जैसे अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में अगर बच्चे को खेल में रुचि है तो सचिन तेंदुलकर उसका रोल मॉडल होता है, अगर म्यूज़िक में उसकी रुचि है तो लता मंगेशकर उसका रोल मॉडल होता है। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक बच्चे का रोल मॉडल ऐसा एक आदर्श शिक्षक होता है जो अपने अंदर उन सभी गुणों को क्या करके रखता है, समाहित करके रखता है। अब जब हम अपने आत्म के सर्वोत्कृष्ट पर पहुंचना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयास करता है, तो एक छात्र अपने शिक्षक में ऐसे कौन से सर्वोत्कृष्ट गुणों को खोजता है या देखता है, या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक में ऐसे व्यक्तित्व के कौन से मेजर्स या मापदंड हो सकते हैं जिनके द्वारा कि वो अपने छात्रों के लिए एक रोल मॉडल बन सके या एक आदर्श या अनुकरणीय व्यक्तित्व बन सके। आज हम ऐसे ही कुछ गुणों की चर्चा करेंगे। इनमें से अगर चर्चा की जाए, सबसे पहला गुण है हेल्दी बॉडी एंड माइंड। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आदर्श बनना तो अलग बात है, लेकिन अगर वो किसी भी कार्य को करता है उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक सबसे पहले उसका हेल्दी एंड फिट होना है, ना सिर्फ फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली, यानी कि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बिल्कुल सही होंगे तो वो किसी भी काम को बहुत अच्छे प्रकार से और अपना 100% दे करके कर सकेगा। तो एक अच्छे शिक्षक के लिए सबसे पहली क्वालिटी एज ए गुड ह्यूमन बीइंग हेल्दी एंड वाइज और मेंटली फिट होना। दूसरी बात है सेल्फ स्टडी। अगर आप शिक्षण के व्यवसाय में हैं या आप यूँ कह सकें कि आप एक शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अपने आप को, अपने ज्ञान को अप टू डेट रखना बहुत आवश्यक होता है। और उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि कहीं ना कहीं आप अपने स्वाध्याय की आदत को बनाए रखें और लगातार अध्ययन करते रहें, ताकि जो नया ज्ञान आप अपने ज्ञान में उन्नत करते हैं उसको आप बच्चों तक पहुंचा सकें और इसी आदत को आप बच्चों में भी डेवलप कर सकें। आइडियलिस्टिक थिंकिंग यानी कि आदर्शवादी विचारधारा। कोई भी शिक्षक या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है यदि उसके विचारों में कहीं ना कहीं आदर्श का स्थान ना हो। आदर्श का अर्थ ही है सभी चीज़ों में सर्वोत्कृष्ट। तो अगर हम अपने बच्चों को कुछ उत्तम देना चाहते हैं या उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में समस्त जो आदर्श हैं, नैतिक मूल्य हैं, जो बच्चों को हम देना चाहते हैं, उनका अपने जीवन में स्थान देना बहुत आवश्यक है। और आप किसी और के लिए अनुकरणीय तभी बन पाएंगे जब आप अपने जीवन में इन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्थान दें। सोशल थिंकिंग। प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है, पर एक शिक्षक होने के नाते एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक राष्ट्र का और समाज का निर्माता कहा जाता है। वो एक ऐसा मूर्तिकार है जो अपने बच्चों को सारे गुणों से सुसज्जित करके समाज में अच्छे और सुसभ्य नागरिकों के रूप में भेजता है अपनी भूमिकाओं के निर्वहन के लिए। और इसके लिए जो शिक्षक है उसकी सामाजिक जो चिंतन का दृष्टिकोण होना अत्यधिक आवश्यक है और वो अपनी भूमिका और दायित्वों को
बहुत जवाबदेह तरीके से अगर लेता है तो वो अपने बच्चों को जिम्मेदार सामाजिक व्यक्ति बनाकर निकाल पाएगा। साइंटिफिक थिंकिंग यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। किसी भी शिक्षक के लिए ये अपेक्षा की जाती है कि उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो विज़न है, उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। हर एक चीज़ में वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन करे। अंधविश्वासों का कोई भी स्थान उसके मन में नहीं होना चाहिए, काफ़ी प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि वो अपने दृष्टिकोण से अपने बच्चों के मन में जो कुंठाएं हैं, जो बुरी धारणाएं हैं या गलत धारणाएं हैं, उन बातों को वो क्या कर सके, फैक्ट्स के सहारे सही करने का प्रयास कर सके, उनको उदाहरणों और प्रयोगों द्वारा उन चीज़ों की सच्चाई को समझा सके। फिलोसॉफिकल थिंकिंग यानी कि दार्शनिक दृष्टिकोण। एक शिक्षक से हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि उसके अंदर जितना बौद्धिक ज्ञान है उतना ही उस ज्ञान को सपोर्ट देने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान भी हो, या उसकी विचारधाराओं में दार्शनिकता का भी उतना ही समावेश हो। और इसके लिए एक शिक्षक का अपना एक दृष्टिकोण भी होना बहुत आवश्यक है। उसको इसके लिए स्वाध्ययन करते रहना और विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के बारे में जानना, उनको पढ़ना, समझना और उनका मनन करना बहुत आवश्यक होता है, ताकि उसके व्यक्तित्व को एक पीछे से जो साउंड सपोर्ट मिलता है, एक ठहराव, एक स्थिरता मिलती है, एक व्यवस्थित दृष्टिकोण मिलता है, वो मिल सके, ताकि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बन सके, फैसिलिटेटर और गाइड बन सके। कॉन्फिडेंस। एक शिक्षक के अंदर अपनी बात को कहने के लिए, अपनी चीज़ों को समझाने के लिए, जो भी ज्ञान उसके पास है उसको दूसरों तक डिलीवर करने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति अगर कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी बातों के बारे में, तो बिल्कुल आवश्यक रूप से ये कहा जा सकता है कि कभी वो किसी और व्यक्ति के लिए ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं ही बन सकता है कि व्यक्ति उसको क्या करना चाहे, अनुकरण करना चाहे। तो एक शिक्षक को बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में और अपने व्यवहार के बारे में। कोऑर्डिनेशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा व्यावहारिकता अपने जीवन में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैद्धांतिक रूप से आप किसी और बात को मानते हैं और व्यवहार में आप उस चीज़ को अप्लाई करने में बिलीव नहीं करते हैं। एक शिक्षक के अंदर इन दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा समायोजन होना बहुत आवश्यक है। अगर एक शिक्षक अपने बच्चों से अपेक्षा करता है कि बच्चे को अभी जो करंट इश्यूज़ है उनके बारे में पढ़ना चाहिए, घर पे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, टीवी पर समाचार देखने चाहिए और अपने नॉलेज को क्या करना चाहिए, एनरिच रखना चाहिए, लेकिन ऐसी अपेक्षा अगर अपने बच्चों से शिक्षक की है तो ये बहुत ही ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है उस टीचर से कि वो स्वयं भी अपने जीवन में प्रैक्टिकली उन बातों को करता हो। तो कुल मिलाकर समन्वय होना चाहिए उसके जीवन के सिद्धांतों और उसके स्वयं के व्यवहारों में। सिंप्लिसिटी। एक शिक्षक को हमेशा साधारण व्यक्तित्व वाला होना चाहिए और उसका व्यक्तित्व या ये कह सकते हैं कि उसका जो आउटलुक है, उसकी पर्सनैलिटी है, वो शिक्षक गुणों के उचित तभी लग सकेगी जब वो अपने व्यवहार में, अपने वेशभूषा में और अपनी बातों में, तीनों में क्या रखता हो, सादगी को धारण करता हो। पॉजिटिव विजन टूवर्ड्स सोसाइटी नीड्स, अर्थात ये जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया
कि सोसाइटी के प्रति एक शिक्षक की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका है, इसलिए उसकी जो विज़न है अपने सोसाइटी की नीड्स के प्रति वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड वाली होनी चाहिए, ताकि जिस समाज के बच्चों को वो सिखाने पढ़ाने आया है उस समाज की आवश्यकताओं के बारे में वो जागरूक रह सके और उन बच्चों को भी उन चीज़ों को प्रोवाइड करवा सके जिनकी एक्चुअली उस समाज के बच्चों को क्या है, ज़रूरत है। ब्रॉड थिंकिंग, एक शिक्षक का जो सोचने का नज़रिया है, उसकी जो सोच है वो बहुत व्यापक होनी चाहिए और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत जगह पर अगर एक शिक्षक का संकुचित दृष्टिकोण है तो वो बच्चों को वैसा वातावरण प्रदान नहीं कर पाएगा जिसकी कि उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी लर्निंग के लिए आवश्यक है। तो अगर एक शिक्षक को एक अनुकरणीय व्यक्तित्व के रूप में अपने बच्चों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले उसका स्वयं अपने दृष्टिकोणों में, अपनी सोच में व्यापकता रखना, खुली और बड़ी सोच रखना बहुत आवश्यक है। अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक शिक्षक को अपने को छूने वाले प्रत्येक पहलुओं के बारे में जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्वयं जागरूक है तो वो अपने बच्चों को जागरूक कर सकेगा उन सभी इश्यूज़ के बारे में। जैसे कि अगर एक अच्छा और जागरूक शिक्षक है, अभी इस समय और परिस्थिति में जो पैंडेमिक फैला हुआ है उससे संबंधित अगर जानकारियों से फुलफिल है, अगर वो बहुत जागरूक है और इन चीज़ों के बारे में जानता है तो वो अपने बच्चों को भी इसके बारे में बहुत अच्छे से और प्रॉपरली समझा सकता है, ट्रेन कर सकता है और यही नॉलेज उन बच्चों के और शिक्षक के प्रयासों से समाज तक क्या हो पाएगा, ट्रांसफ़र हो पाएगा। और एक जागरूक शिक्षक ही अपने छात्रों को बहुत अच्छा और कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन भी दे पाएगा। इसलिए एक शिक्षक का जागरूक होना या अवेयर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जागरूकता उसकी जो अभी के टेक्निकल सेक्टर्स हैं उनके बारे में, उनके संज्ञान के बारे में और आसपास की गतिविधियों के बारे में भी होना बहुत आवश्यक है। डिवोशन स्पिरिट अर्थात एक शिक्षक के अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को अलग अलग परिस्थितियों में रहकर ऐसी परिस्थितियां भी होती है कई बार जबकि शिक्षक को लगता है कि ये परिस्थितियां उसके लिए पढ़ाने के लिए अनुकूल नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए अनुकूल नहीं है, तो उसको एक दृढ़ संकल्प के साथ काम करना पड़ता है और उसको उस अपने जो डिवोशन की जो उसके अंदर स्पिरिट होती है कि उसको किसी भी कंडीशन पे अपने अंदर एक सेवा भाव को रखते हुए बच्चों को शिक्षा देने के दायित्व को निभाना पड़ता है और ये गुण भी शिक्षक के अंदर होने ही चाहिए। लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, एक अच्छा शिक्षक सदैव एक अच्छा नेतृत्वकर्ता भी होता है। वो अपने बच्चों का और अपने विद्यालय प्रशासन का दोनों का नेतृत्व करता है, तो उसके अंदर नेतृत्व के सभी गुणों का होना बहुत आवश्यक है। यदि शिक्षक के अंदर नेतृत्व से संबंधित गुण नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों, अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों को लेकर साथ में चलना और उनके संबंध में स्ट्रॉन्ग और फेवरेबल डिसीजंस लेना। प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक अच्छे शिक्षक के अंदर संप्रेषण की योग्यता होना बहुत आवश्यक है। अगर एक अच्छा शिक्षक अपने बच्चों के साथ उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेज में या जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में जाकर उनके साथ सौहार्दपूर्ण स्नेहपूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए और उनको इस लेवल पर
या ये कह सकते हैं मेंटली और इमोशनली उस लेवल पर ले जा सके कि बच्चे उसके साथ कन्वीनियंट महसूस करें, तभी वो अपने ज्ञान को बच्चों तक पूर्ण रूप में ट्रांसफ़र करने में क्या हो पाएगा, सक्षम हो पाएगा। इसलिए हर एक शिक्षक के अंदर एक अच्छे संप्रेषण की योग्यता होनी चाहिए ताकि वो अपनी बातों को बच्चों तक पूर्ण रूप से समझा सके और पहुंचा सके। इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि एक शिक्षक का इमोशनली भावनात्मक रूप से यानी कि संवेगात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग होना और स्टेबल होना, ये इस प्रोफेशन की बहुत बड़ी डिमांड होती है, क्योंकि कभी कभी बच्चों के द्वारा कुछ मिसचीफ क्रिएट करके या ऐसे व्यवहार किए जाएं कि जिससे शिक्षक उनके साथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल या सपोर्टिव नहीं महसूस कर पा रहा है, तो भी उसको ऐसी परिस्थितियों में अपने इमोशनल बैलेंस को बनाए रखते हुए निर्णय लेने पड़ते हैं और बच्चों के साथ व्यवहार करना पड़ता है, बच्चों को सुधारना पड़ता है। तो व्यक्तिगत रूप से उसका स्वयं का इमोशनल स्टेबल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके साथ ही हमने शिक्षकों में जो गुण होने चाहिए या ये कह सकते हैं ऐसे मेजर्स जो कि पर्सनैलिटी में एक शिक्षक को इनहोल्ड करने चाहिए ताकि वो एक रोल मॉडल या अनुकरणीय व्यक्तित्व के रूप में अपने बच्चों के सामने उपस्थित हो सके कि बच्चे उसको देखकर बहुत कुछ सीखें, उसके जैसा बनने का प्रयास करें। जैसा कि हमने लिखा है इमिटेबल आइडियल पर्सन। इमिट करना यानी कि आप किसी की नकल करते हैं, यानी कि अगर बच्चा नकल कर रहा है या अनुकरण कर रहा है तो आप स्वयं एक ऐसा पर्सन या पर्सनैलिटी हो कि जिसके अंदर से जो कुछ भी बच्चा अनुकरण करे, बच्चे के अंदर कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा जाए जो कि उसके व्यक्तित्व को अच्छा बना सके। इसके साथ ही आज हमने रोल मॉडल के कंसेप्ट को समझा और शिक्षा में इसका क्या उपयोग है इसका अध्ययन किया। धन्यवाद, नमस्कार।